नमस्कार सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनी एजुकेशन पर। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस वीडियो के अंदर रीट के संपूर्ण सिलेबस पर आधारित 60 प्रश्नों को लिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए सभी साथी जल्दी से लाइव जुड़ जाओ और वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर कर दो ताकि सबको इसका फायदा हो सके। जल्दी से जुड़ जाओ सभी साथी। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए सभी साथी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जल्दी से जुड़ जाओ सभी साथी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने मित्रों में शेयर करें। तो आपके सामने आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है कि किसके अनुसार मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह 4-5 वर्षों में बन जाता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है फ्राइड, 2 नंबर है वाटसन, 3 नंबर है थायरनडाइक और 4 नंबर है अरस्तु। जल्दी से बता दो। तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्राइड के अनुसार मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह 4 या 5 वर्षों में बन जाता है। उसके बाद में आपके सामने 2 नंबर प्रश्न है कि सोरेनसन के अनुसार वृद्धि सूचक है। आपके सामने पहला ऑप्शन है धनात्मकता का, 2 नंबर है ऋणात्मकता का, 3 नंबर ऑप्शन है उपरोक्त दोनों का और 4 नंबर है उदासीनता का। जल्दी से बताएं सभी साथी कि सोरेनसन के अनुसार वृद्धि सूचक है। जल्दी जल्दी बताएं सभी साथी इसका आंसर क्या होगा। तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सोरेनसन के अनुसार वृद्धि सूचक किसका है? धनात्मकता का सूचक है। उसके बाद में आपके सामने 3 नंबर प्रश्न है कि विकास के संबंध में यह परिभाषा किसने दी है कि व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होते हैं। आपके सामने पहला ऑप्शन है स्टैनली हॉल ने, 2 नंबर है मैकडूगल ने, 3 नंबर है वाटसन ने और 4 नंबर है BF स्किनर ने। जल्दी से बता दो सभी साथी इसका आंसर क्या होगा। तो इसके अंदर आपके सामने 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। BF स्किनर ने कहा है कि व्यक्ति के अंदर कोई भी परिवर्तन आकस्मिक नहीं होते हैं। तो इसके अंदर 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह किसने कहा था कि जो भी परिवर्तन होते हैं वो आकस्मिक होते हैं? तो वो स्टैनली हॉल ने कहा था। उसके बाद में आपके सामने 4 नंबर प्रश्न है कि मानव विकास का कौन सा उपागम आणविक कहलाता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है मनोविश्लेषण, 2 नंबर है व्यवहारवादी उपागम, 3 नंबर ऑप्शन है संज्ञानात्मक उपागम और 4 नंबर है मनोसामाजिक उपागम। जल्दी से बता दो सभी साथी इसका आंसर क्या होगा। मानव विकास का कौन सा उपागम आणविक कहलाता है? तो इसके अंदर आपके सामने 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 5 नंबर प्रश्न है कि बालक का विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है, ऐसा क्यों होता है? आपके सामने पहला ऑप्शन है विकास को परिपक्व और स्थायी बनाने के लिए, 2 नंबर है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार प्राप्त करने के लिए, 3 नंबर ऑप्शन है विभिन्न अंगों के विकास में सामंजस्य बनाने के लिए और 4 नंबर है अधिगम प्राप्ति के लिए। जल्दी से बताएं सभी साथी। तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बालक का विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार इसलिए होता है कि विकास को परिपक्व और स्थायी बनाने के लिए होता है। उसके बाद में आपके सामने 6 नंबर प्रश्न है कि बालक के विकास के सिद्धांतों के बारे में कौन सा सिद्धांत यह कहता है कि बालक में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है विकास व्यक्तिगत प्रक्रिया है, 2 नंबर है विकास एक सतत प्रक्रिया है, 3 नंबर है विकास एक एकीकृत रूप में होता है और 4 नंबर है विकास एक सुव्यवस्थित क्रम में होता है। जल्दी से बता दो सभी साथी इसका आंसर क्या होगा। तो इसके अंदर आपके सामने 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। विकास एक सतत प्रक्रिया है। यह सिद्धांत या यह कथन क्या कहता है कि बालक में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है। और यह किसने कहा था कि विकास एक सतत प्रक्रिया है? यह BF स्किनर ने कहा था। उसके बाद में आपके सामने 7 नंबर प्रश्न है कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है। आपके सामने पहला ऑप्शन है बौद्धिक विकास का, 2 नंबर है शारीरिक विकास का, 3 नंबर है सामाजिक विकास का और 4 नंबर है नैतिक विकास का। जल्दी से बता दो सभी साथी इसका आंसर क्या होगा कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है। तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है। आपके सामने 8 नंबर प्रश्न है कि प्रत्येक जाति वह चाहे वह पशु हो,
या मानव जाति अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है, यह कथन किसका है? आपके सामने पहला ऑप्शन है हरलोग का, 2 नंबर है मैकडूगल का, 3 नंबर है वाटसन का और 4 नंबर है B.F. स्किनर का। तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यह कथन किसका है? हरलोग का है। उसके बाद में आपके सामने 9 नंबर प्रश्न है कि अधिगम होता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है कठिन से सरल की ओर, 2 नंबर है सरल से कठिन की ओर, 3 नंबर है लक्ष्य से उद्देश्य की ओर, 4 नंबर है उपरोक्त सभी। जल्दी से बताएं सभी साथी, अधिगम क्या होता है? तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अधिगम क्या होता है? अधिगम कठिन से सरल की ओर होता है, क्योंकि पहले कोई भी चीज हमें कठिन लगती है, उसके बाद में वो जैसे जैसे हम प्रयास करते जाते हैं वो सरल हो जाती है। तो अधिगम क्या होता है? कठिन से सरल की ओर होता है। उसको कैसे सीखा जाता है? सरल बनाकर उसको सीखा जाता है। तो सीखना क्या होता है? सरल से कठिन की ओर होता है। अधिगम को कैसे सीखा जाता है? सरल से कठिन की ओर, लेकिन अधिगम की जो प्रक्रिया होती है वो कठिन से सरल की ओर होती है। उसके बाद में आपके सामने 10 नंबर प्रश्न है कि किसी कार्य के लिए तैयार होना युद्ध को आधा विजय कर लेना है, यह कथन किसका है? आपके सामने पहला ऑप्शन है थारनडाई का, 2 नंबर है गिलफोर्ड का, 3 नंबर है भाटिया का और 4 नंबर है वाटसन का। तो इसके अंदर आपके सामने 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यह कथन किसका है? भाटिया का है। और यह कथन किस सिद्धांत या किस नियम के बारे में कहा गया है? भाटिया ने यह थारनडाई के तत्परता के नियम के बारे में यह कथन कहा था। और एक और परिभाषा है, वो भी याद रखना, वो गिलफोर्ड की है कि किसी भी कार्य को भली भांति याद कर लेना, आधी से अधिक लड़ाई जीत लेना है, वो कथन किसका है? गिलफोर्ड का है। उसके बाद में आपके सामने 11 नंबर प्रश्न की कोहेलर के सिद्धांत में चिंपांजी को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा? आपके सामने पहला ऑप्शन है 2 नंबर ऑप्शन है 3 नंबर ऑप्शन है 1 और 4 नंबर ऑप्शन है 4। जल्दी से बता दो, कोहेलर के सिद्धांत में चिंपांजी को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा? तो इसके अंदर आपके सामने 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चिंपांजी को 2 प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा था, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 12 नंबर प्रश्न है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, अधिगम का प्रकार कौन सा होगा? आपके सामने पहला ऑप्शन है भावात्मक अधिगम, 2 नंबर है ज्ञानात्मक अधिगम, 3 नंबर है क्रियात्मक अधिगम और 4 नंबर है उपरोक्त सभी। जल्दी से बताएं सभी साथी। तो इसके अंदर आपके सामने 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इस धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसमें अधिगम का कौन सा प्रकार है? ज्ञानात्मक अधिगम है। तो इसके अंदर 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 13 नंबर प्रश्न की एक बालक के मिठाई के डिब्बे को देखकर मुंह में पानी आ जाता है, वह थारनडाई के कौन से नियम से प्रभावित है? आपके सामने पहला ऑप्शन है समानता का नियम, 2 नंबर है बहु प्रतिक्रिया का नियम, 3 नंबर है अनुबंधित अनुक्रिया का नियम और 4 नंबर है साहचर्य परिवर्तन का नियम। जल्दी से बता दो सभी साथी, इसका आंसर क्या होगा? तो इसके अंदर आपके सामने 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो साहचर्य परिवर्तन का जो नियम है उस परिवर्तन से बालक प्रभावित है। एक बालक की मिठाई के डिब्बे को देखकर मुंह में पानी आ जाता है, तो वह थारनडाई के कौन से नियम से प्रभावित है? साहचर्य परिवर्तन के नियम से प्रभावित है। उसके बाद में आपके सामने 14 नंबर प्रश्न की डेविड आशुवेल ने अधिगम के कितने प्रकार बताए हैं? आपके सामने पहला ऑप्शन है 3, 2 नंबर ऑप्शन है 2, 3 नंबर ऑप्शन है 4 और 4 नंबर ऑप्शन है 5। जल्दी से बता दो कि डेविड आशुवेल ने अधिगम के कितने प्रकार बताए हैं। तो इसके अंदर आपके सामने 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। डेविड आशुवेल ने अधिगम के 4 प्रकार बताए हैं। उसके बाद में आपके सामने 15 नंबर प्रश्न की अधिगम का सर्वश्रेष्ठ प्रकार कौन सा है? आपके सामने पहला ऑप्शन है अभिग्रहण, 2 नंबर है अन्वेषण, 3 नंबर है रटत और 4 नंबर है अवोध ग्रहण। जल्दी से बताएं कि अधिगम का सर्वश्रेष्ठ प्रकार
कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से बता दो। तो इसके अंदर आपके सामने 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये सारे के सारे प्रकार किसने बताए थे? आशु बेल ने बताए थे, चारों के चारों प्रकार। उसके बाद में आपके सामने 16 नंबर प्रश्न की मंच पर नृत्यांगना द्वारा नृत्य करना किस प्रकार का अधिगम है? आपके सामने पहला ऑप्शन है भावात्मक अधिगम, 2 नंबर है ज्ञानात्मक अधिगम, 3 नंबर है क्रियात्मक अधिगम और 4 नंबर है उपरोक्त सभी। तो इसके अंदर आपके सामने 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मंच पर नृत्यांगना द्वारा नृत्य करना किस प्रकार का अधिगम है? क्रियात्मक अधिगम है। तो इसके अंदर 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 17 नंबर प्रश्न है कि मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? आपके सामने पहला ऑप्शन है फ्राइड ने, 2 नंबर है वाटसन ने, 3 नंबर है यूंग ने और 4 नंबर है स्टेगनर ने। जल्दी से बताएं सभी साथी इसका आंसर क्या होगा? तो इसके अंदर आपके सामने 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? स्टेगनर ने किया है। उसके बाद में आपके सामने 18 नंबर प्रश्न की व्यक्तित्व अध्ययन की विषयगत विधि है। आपके सामने पहला ऑप्शन है हस्तरेखा अध्ययन, 2 नंबर है साक्षात्कार विधि, 3 नंबर है जीवन इतिहास विधि और 4 नंबर है उपरोक्त सभी। जल्दी से बता दो सभी साथी इसका आंसर क्या होगा कि व्यक्तित्व अध्ययन की विषयगत विधि है। तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो विषयगत विधि कौन सी है? व्यक्तित्व अध्ययन की हस्तरेखा अध्ययन है। उसके बाद में आपके सामने 19 नंबर प्रश्न है कि व्यक्तित्व के किस पहलू का संबंध मानव क्रियाओं से है? आपके सामने पहला ऑप्शन है मानसिक पहलू का, 2 नंबर है शारीरिक पहलू का, 3 नंबर है भावात्मक पहलू का और 4 नंबर है क्रियात्मक पहलू का। जल्दी से बताएं कि व्यक्तित्व के किस पहलू का संबंध मानव की क्रियाओं से है। तो इसके अंदर आपके सामने 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मानव क्रियाओं से संबंध किस पहलू का है? क्रियात्मक पहलू का है। उसके बाद में आपके सामने 20 नंबर प्रश्न की व्यक्तित्व के प्रतिकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आपके सामने प्रश्न की व्यक्तित्व के प्रतिकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आपके सामने पहला ऑप्शन है केटल ने, 2 नंबर है यंग ने, 3 नंबर है BF स्किनर ने और 4 नंबर है मैस्लो ने। तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रतिकारक सिद्धांत किसने दिया था? केटल ने दिया था। उसके बाद में आपके सामने 21 नंबर प्रश्न की निम्न में से सही है। आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन है m बराबर बाई दे रखा है I प्लस में D प्लस में N। 2 नंबर ऑप्शन है आपके सामने m बराबर में n प्लस में I प्लस में D। 3 नंबर ऑप्शन है आपके सामने n प्लस में D प्लस में I और 4 नंबर ऑप्शन है आपके सामने D प्लस में m बराबर में D प्लस में I प्लस में n। जल्दी से बता दो, ये आपके सामने m से तात्पर्य यहाँ पे मोटिवेशन, अभिप्रेरणा के जो कारक हैं उनके बारे में बताया गया है। तो इसके अंदर आपके सामने 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। m बराबर में क्या होता है? NDI होता है। तो इसके अंदर 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 22 नंबर प्रश्न की समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न की समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है पिछड़े बालकों की, 2 नंबर है प्रतिभाशाली बालकों की, 3 नंबर है सृजनशील बालकों की और 4 नंबर है मंदबुद्धि बालकों की। जल्दी से बता दो। तो इसके अंदर आपके सामने 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों को जानना, कमियां एवं रिक्तियों के बारे में जानना आदि विशेषता किस बालक की है? सृजनशील बालकों की है। उसके बाद में आपके सामने 23 नंबर प्रश्न की पहले से प्राप्त अनुभव को आधार बनाकर नया सीखना किस प्रकार का अधिगम है। आपके सामने प्रश्न है कि पहले से प्राप्त अनुभव को आधार बनाकर नया सीखना किस प्रकार का अधिगम है। आपके सामने पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक, 2 नंबर है भावात्मक, 3 नंबर है सहचर्यात्मक और 4 नंबर है प्रत्यक्षात्मक। जल्दी से बताएं।
पहले से प्राप्त अनुभव को आधार बनाकर नया सीखना किस प्रकार का अधिगम है? तो इसके अंदर 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। वो किस प्रकार का अधिगम है? सहचर्यात्मक अधिगम है। उसके बाद में आपके सामने 24 नंबर प्रश्न है कि आपकी कक्षा में प्रतिभाशाली, सृजनशील, मंदबुद्धि और पिछड़े बालक हैं। आपको विद्यालय पर लेख लिखवाना है तो आप किस बालक को कहेंगे? आपके सामने पहला ऑप्शन है पिछड़े बालक को, 2 नंबर है प्रतिभाशाली बालक को, 3 नंबर है मंदबुद्धि बालक को और 4 नंबर है सृजनशील बालक को। जल्दी से बताएं सभी साथी। तो इसके अंदर आपके सामने 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हम किसको कहेंगे या आप किसको कहेंगे? सृजनशील बालक को कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि इसके अंदर मौलिकता का गुण पाया जाता है और मौलिकता से तात्पर्य है नए गुणों का समावेश करना। तो नए गुणों का या नए विचारों का समावेश करने वाला बालक, तो उसको क्या बोलते हैं? सृजनशील बालक कहा जाता है। उसके बाद में आपके सामने 25 नंबर प्रश्न है कि पिछड़े बालक बुद्धि से हो सकते हैं। आपके सामने पहला ऑप्शन है मंदबुद्धि, 2 नंबर है सामान्य बुद्धि, 3 नंबर है श्रेष्ठ बुद्धि और 4 नंबर है उपयुक्त सभी। जल्दी से बताएं। तो इसके अंदर आपके सामने 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पिछड़े बालक जो होते हैं वो मंदबुद्धि भी हो सकते हैं, सामान्य बुद्धि वाले भी पिछड़े बालक हो सकते हैं और श्रेष्ठ बुद्धि वाले भी पिछड़े बालक हो सकते हैं। तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 26 नंबर प्रश्न की व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण नहीं है। आपके सामने पहला ऑप्शन है अनुवांशिकता, 2 नंबर है परिवार, 3 नंबर है वातावरण और 4 नंबर है लिंग। जल्दी से बताएं कि व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण नहीं है। तो इसके अंदर आपके सामने 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। परिवार व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण नहीं है। उसके बाद में आपके सामने 27 नंबर प्रश्न की व्यक्तित्व किस में नहीं होता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है पशुओं में, 2 नंबर है छोटे बच्चों में, 3 नंबर है पशुओं और छोटे बच्चों में और 4 नंबर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं सभी साथी कि व्यक्तित्व किस में नहीं होता है। तो इसके अंदर आपके सामने 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। व्यक्तित्व किस में नहीं होता है? पशुओं और छोटे बच्चों में नहीं होता है। और क्यों नहीं होता है? क्योंकि पशुओं और छोटे बच्चों में आत्म चेतना का गुण नहीं पाया जाता है। ध्यान में रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि व्यक्तित्व किसके द्वारा प्रकट होता है व्यक्ति के अंदर? तो आत्म चेतना के कारण प्रकट होता है, जो छोटे बच्चों में और पशुओं में नहीं पाया जाता है। उसके बाद में आपके सामने 28 नंबर प्रश्न की चिंतन एक प्रकार का व्यवहार है। कौन सा व्यवहार है? आपके सामने पहला ऑप्शन है अप्रकट, 2 नंबर है प्रकट, 3 नंबर है उक्त दोनों और 4 नंबर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं कि चिंतन एक प्रकार का व्यवहार है। तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चिंतन एक प्रकार का क्या है? अप्रकट व्यवहार होता है। उसके बाद में आपके सामने 29 नंबर प्रश्न की व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है। आपके सामने पहला ऑप्शन है समन्वय, 2 नंबर है स्थायित्व, 3 नंबर है विशिष्टता और 4 नंबर है मानसिक स्वास्थ्य। जल्दी से बताएं। व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है। कौन सी नहीं है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, उनमें से बताना है। तो इसके अंदर आपके सामने 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। स्थायित्व जो होता है वो व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है। उसके बाद में आपके सामने 30 नंबर प्रश्न है कि वर्णन ने बुद्धि को स्पष्ट करने के लिए जिस उपागम का सहारा नहीं लिया वह है। आपके सामने पहला ऑप्शन है जैविक उपागम, 2 नंबर है मनोवैज्ञानिक उपागम, 3 नंबर है सूचना प्रक्रम उपागम और 4 नंबर है समक्रियात्मक उपागम। जल्दी से बताएं। तो इसके अंदर आपके सामने 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सूचना प्रक्रम उपागम है वो वर्णन ने बुद्धि को स्पष्ट करने के लिए उपागम नहीं बताया था। उसके बाद में आपके सामने 31 नंबर प्रश्न की बुद्धि के सूचना प्रक्रम उपागम का संबंध है। आपके सामने पहला ऑप्शन है मेस्लो से, 2 नंबर है अल्बर्ट बंडूरा से, 3 नंबर है जीन पियाजे ने और 4 नंबर है स्टर्न वर्ग से। जल्दी से बताएं कि बुद्धि के सूचना प्रक्रम उपागम का संबंध है।
तो इसके अंदर आपके सामने 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सूचना परक्रम उपागम किसने दिया था? स्टर्नबर्ग ने दिया था। उसके बाद में आपके सामने 32 नंबर प्रश्न के बुद्धि मापन का आधार है। आपके सामने पहला ऑप्शन है मानसिक आयु एवं शारीरिक आयु का परस्पर संबंध, 2 नंबर है बुद्धि परीक्षण, 3 नंबर है पूर्व ज्ञान और 4 नंबर है स्मृति स्तर। जल्दी से बताएं कि बुद्धि मापन का आधार है। तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बुद्धि मापन का आधार क्या होता है? मानसिक आयु एवं शारीरिक आयु का परस्पर क्या होता है? संबंध होता है। उसके बाद में आपके सामने 33 नंबर प्रश्न है कि शारीरिक संरचना के आधार पर बुद्धि के मापन का प्रयास करने वाले मनोवैज्ञानिक थे। आपके सामने पहला ऑप्शन है मेरिल और पामर, 2 नंबर ऑप्शन है लिवेटर और गाल, 3 नंबर है थ्रस्टन और पीले और 4 नंबर है पियर्सन और एविंगहॉस। तो इसके अंदर आपके सामने 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। शारीरिक संरचना के आधार पर बुद्धि के मापन का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था? लेवेटर और गाल ने किया था, करने का प्रयास इन्होंने किया था। उसके बाद में 34 नंबर प्रश्न आपके सामने, यदि पिता प्रतिभाशाली है तो बच्चे भी उच्च बौद्धिक योग्यता वाले होंगे, यदि पिता मंदबुद्धि है तो बच्चे भी मंदबुद्धि होंगे, यह कथन इंगित करता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है बुद्धि के स्थायित्व की ओर, 2 नंबर है बुद्धि के संक्रमण की ओर, 3 नंबर ऑप्शन है बुद्धि के लोप की ओर और 4 नंबर है बुद्धि के पठार की ओर। तो इसके अंदर आपके सामने 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बुद्धि के संक्रमण की ओर यह कथन इंगित करता है। उसके बाद में आपके सामने 35 नंबर प्रश्न है, निम्न में से सुमेलित है। आपके सामने पहला ऑप्शन है मानसिक आयु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, बराबर में दे रखा है स्टर्न। 2 नंबर है बुद्धि लब्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, स्टर्मन। 3 नंबर ऑप्शन है बुद्धि लब्धि सूत्र का सर्वप्रथम प्रयोग, अल्फ्रेड वीने। 4 नंबर है मानसिक परीक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, केटल। और 4 नंबर उपयुक्त सभी सुमेलित है। जल्दी से बताएं। तो इसके अंदर आपके सामने 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मानसिक परीक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? केटल ने किया था, यह सुमेलित है, बाकी कोई सुमेलित नहीं है। उसके बाद में आपके सामने 36 नंबर प्रश्न की सामूहिक या शाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है। आपके सामने पहला ऑप्शन है आर्मी अल्फा परीक्षण, 2 नंबर है आर्मी बीटा परीक्षण, 3 नंबर है मेरिल पामर मानसिक परीक्षण और 4 नंबर है जालोटा मानसिक योग्यता परीक्षण। जल्दी से बताएं कि सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है। तो इसके अंदर आपके सामने 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है। कौन सा नहीं है? मेरिल पामर मानसिक परीक्षण नहीं है। उसके बाद में आपके सामने 37 नंबर प्रश्न है कि पोर्टियस मेज परीक्षण है। आपके सामने पहला ऑप्शन है सामूहिक परीक्षण, 2 नंबर है व्यक्तिगत परीक्षण, 3 नंबर है अशाब्दिक परीक्षण और 4 नंबर है निष्पादन परीक्षण। जल्दी से बता दो कि पोर्टियस मेज परीक्षण है। तो इसके अंदर आपके सामने 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। पोर्टियस मेज परीक्षण कौन सा है? निष्पादन परीक्षण है। उसके बाद में आपके सामने 38 नंबर प्रश्न की भारत में बुद्धि परीक्षण का निर्माण सर्वप्रथम विनय टेस्ट के आधार पर हिंदुस्तानी विनय टेस्ट किसने बनाया? आपके सामने पहला ऑप्शन है कामथ ने, 2 नंबर है राइस ने, 3 नंबर है भाटिया ने और 4 नंबर है पंडित लजा शंकर झा ने। जल्दी से बता दो कि भारत में बुद्धि परीक्षण का निर्माण सर्वप्रथम विनय टेस्ट के आधार पर हिंदुस्तानी विनय टेस्ट किसने बनाया? तो इसके अंदर आपके सामने 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो विनय टेस्ट के आधार पर हिंदुस्तानी विनय टेस्ट किसने बनाया था? पंडित लजा शंकर झा ने बनाया था। उसके बाद में आपके सामने 39 नंबर प्रश्न है कि पेपर पेल्चिन परीक्षण कहा जाता है। आपके सामने प्रश्न है कि पेपर पेल्चिन परीक्षण पीपीटी परीक्षण किसे कहा जाता है? आपके सामने पहला ऑप्शन है सामूहिक परीक्षण को, 2 नंबर है व्यक्तिगत परीक्षण को, 3 नंबर है अशाब्दिक परीक्षण को और 4 नंबर है निष्पादन परीक्षण को। तो इसके अंदर आपके सामने 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। पेपर पेल्चिन परीक्षण पीपीटी कहा जाता है, किसको कहा जाता है? अशाब्दिक परीक्षण को कहा
जाता है। उसके बाद में आपके सामने 40 नंबर प्रश्न है कि बालक की बुद्धि, योग्यता, निष्पत्ति, अभिवृत्ति, अभिरुचि का परिमाणात्मक अंकन कहलाता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है मापन, 2 नंबर है मूल्यांकन, 3 नंबर है आकलन और 4 नंबर है उपरोक्त सभी। जल्दी से बताएं सभी साथी कि बालक की बुद्धि, योग्यता, निष्पत्ति, अभिवृत्ति, अभिरुचि का परिमाणात्मक अंकन क्या कहलाता है। तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऐसा परिमाणात्मक अंकन क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। उसके बाद में आपके सामने 41 नंबर प्रश्न है कि कक्षा में परीक्षा प्राप्तांकों के आधार पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी में विभाजन मापन का कौन सा स्तर है। आपके सामने पहला ऑप्शन है नामित, 2 नंबर है क्रम सूचक, 3 नंबर है अंतराल और 4 नंबर है अनुपात। कक्षा में परीक्षा प्राप्तांकों के आधार पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी में विभाजन मापन का कौन सा स्तर है। तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसा विभाजन मापन के कौन से स्तर में होता है, नामित स्तर में होता है। उसके बाद में आपके सामने 42 नंबर प्रश्न है कि मूल्यांकन प्रक्रिया प्रारंभ व समाप्त होती है। आपके सामने पहला ऑप्शन है पाठ्यक्रम से प्रारंभ होती है और खत्म कहाँ से होती है, तुलनात्मक अध्ययन से होती है। 2 नंबर के अंदर दे रखा है पाठ्यचर्या और आगे दे रखा है परिणाम प्राप्ति से। 3 नंबर है शैक्षिक उद्देश्य निर्धारण से प्रारंभ होती है और समाप्त कहाँ से होती है, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन से। 4 नंबर ऑप्शन है अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन से प्रारंभ होती है और समाप्त कहाँ से होती है, शैक्षिक उद्देश्य निर्धारण से। तो जल्दी से बता दो कि मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से प्रारंभ होती है और कहाँ से समाप्त होती है। तो इसके अंदर आपके सामने 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मूल्यांकन की प्रक्रिया शैक्षिक उद्देश्य निर्धारण से प्रारंभ होती है और समाप्त कहाँ से होती है, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन से होती है। उसके बाद में आपके सामने 43 नंबर प्रश्न की शैक्षिक मूल्यांकन के पक्ष है। आपके सामने पहला ऑप्शन है शिक्षण उद्देश्य, 2 नंबर है विषय वस्तु, 3 नंबर है अधिगम अनुभव, 4 नंबर है मूल्यांकन पद्धति और 5 नंबर है उपरोक्त सभी। जल्दी से बताएं सभी साथी इसका आंसर क्या होगा कि शैक्षिक मूल्यांकन के पक्ष है। तो इसके अंदर आपके सामने 5 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। शैक्षिक मूल्यांकन के ये सारे के सारे पक्ष हैं तो 5 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में 44 नंबर प्रश्न है कि गुणात्मक मूल्यांकन में शामिल परीक्षण नहीं है। आपके सामने पहला ऑप्शन है अवलोकन, 2 नंबर है जांच सूची, 3 नंबर है संचयी आलेख और 4 नंबर है निर्धारण मापनी। जल्दी से बताएं गुणात्मक मूल्यांकन में शामिल परीक्षण नहीं है, कौन सा नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से बता दो। तो इसके अंदर आपके सामने 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। गुणात्मक मूल्यांकन के अंदर अवलोकन सूची शामिल होती है, जांच सूची शामिल होती है और संचयी आलेख शामिल होते हैं, लेकिन निर्धारण मापनी शामिल नहीं होती है। उसके बाद में आपके सामने 45 नंबर प्रश्न की कौन सा उद्देश्य गुणात्मक मूल्यांकन की प्रविधियों से प्राप्त होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि कौन सा उद्देश्य गुणात्मक मूल्यांकन की प्रविधियों से प्राप्त होता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है ज्ञानात्मक उद्देश्य, 2 नंबर है क्रियात्मक उद्देश्य, 3 नंबर है भावात्मक उद्देश्य और 4 नंबर है उपयुक्त सभी उद्देश्य। तो इसके अंदर आपके सामने 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा उद्देश्य गुणात्मक मूल्यांकन की प्रविधियों से प्राप्त होता है, तो 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। भावात्मक उद्देश्य गुणात्मक मूल्यांकन की प्रविधियों से प्राप्त होता है। उसके बाद में आपके सामने 46 नंबर प्रश्न की कौन सा उद्देश्य परिमाणात्मक मूल्यांकन की प्रविधियों से प्राप्त होता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है ज्ञानात्मक उद्देश्य, 2 नंबर है क्रियात्मक उद्देश्य, 3 नंबर है भावात्मक उद्देश्य और 4 नंबर है उपयुक्त सभी उद्देश्य। तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो परिमाणात्मक मूल्यांकन की प्रविधियों से ज्ञानात्मक उद्देश्य प्राप्त होता है। उसके बाद में आपके सामने 47 नंबर प्रश्न है कि मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और प्रायोगिक परीक्षा आदि परीक्षाएं मूल्यांकन की कौन सी प्रविधियों में शामिल होती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है।
कि मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और प्रायोगिक परीक्षा आदि परीक्षाएं मूल्यांकन की कौन सी प्रविधियों में शामिल होती है? आपके सामने पहला ऑप्शन है गुणात्मक प्रविधियां, 2 नंबर है परिमाणात्मक प्रविधियां, 3 नंबर है उपयुक्त दोनों और 4 नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो इसके अंदर आपके सामने 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये मूल्यांकन की कौन सी प्रविधियों में शामिल होती है? मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और प्रायोगिक परीक्षा तो परिमाणात्मक प्रविधियों में शामिल होती है। और ये और आप ध्यान में रखना कि मूल्यांकन की कौन सी प्रविधियां, 2 प्रविधियां हैं गुणात्मक और परिमाणात्मक, कौन सी प्रविधियों का उपयोग सबसे अधिक विद्यालय में होता है? तो इन प्रविधियों का होता है, परिमाणात्मक प्रविधियों का उपयोग सबसे अधिक विद्यालय में किया जाता है। उसके बाद में आपके सामने 48 नंबर प्रश्न है कि आरटीई एक्ट 2009 के प्रावधान कहाँ पर लागू नहीं होते हैं? आपके सामने पहला ऑप्शन है वैदिक पाठशाला में, 2 नंबर है मदरसाओं में, 3 नंबर है धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं में और 4 नंबर उपयुक्त सभी में। जल्दी से बता दो कि आरटीई एक्ट 2009 के प्रावधान कहाँ पर लागू नहीं होते हैं। तो इसके अंदर आपके सामने 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 49 नंबर प्रश्न की निजी विद्यालयों की मान्यता प्राप्ति के संबंध में प्रावधान बताया गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपके सामने पहला ऑप्शन है धारा 10 में, 2 नंबर है धारा 24 में, 3 नंबर है धारा 15 में और 4 नंबर है धारा 18 में। तो निजी विद्यालयों की मान्यता प्राप्ति के संबंध में प्रावधान किस में बताया गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से बता दो सभी साथी इसका आंसर क्या होगा। तो इसके अंदर आपके सामने 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्राइवेट स्कूलों को मान्यता किस धारा के अंतर्गत उनके अंदर प्रावधान बताए गए हैं? धारा 18 के अंदर प्राइवेट स्कूलों को मान्यता देने का प्रावधान बताया गया है। उसके बाद में 50 नंबर प्रश्न है आपके सामने आरटी एक्ट 2009 में कुल अध्याय है, कितने अध्याय हैं? आपके सामने पहला ऑप्शन है 8, 2 नंबर है 6, 3 नंबर ऑप्शन है 5 और 4 नंबर ऑप्शन है 7। तो इसके अंदर आपके सामने जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। तो आरटी एक्ट 2009 में कुल अध्याय कितने हैं? 7 अध्याय हैं। और धारा कितनी है? 38 है। अनुसूची कितनी है? 1 है। उसके बाद में आपके सामने 51 नंबर प्रश्न है कि किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था? आपके सामने पहला ऑप्शन है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, 2 नंबर है स्वास्थ्य विकास मंत्रालय, 3 नंबर है शिक्षा विकास मंत्रालय और 4 नंबर है बाल केंद्रित विकास मंत्रालय। तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था। उसके बाद में आपके सामने 52 नंबर प्रश्न है कि एनसीएफ 2005 कितने नंबर की संरचना थी? आपके सामने पहला ऑप्शन है 2 नंबर ऑप्शन है 3 नंबर ऑप्शन है 4 और 4 नंबर ऑप्शन है 1। जल्दी से बता दो। तो इसके अंदर आपके सामने 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। एनसीएफ 2005 कितने नंबर की संरचना थी? 4 नंबर की संरचना थी। इससे पहले शिक्षा के क्षेत्र में 3 आदेश या 3 आयोग बन चुके थे। उसके बाद में आपके सामने 53 नंबर प्रश्न है कि समायोजन की प्रत्यक्ष विधि नहीं है। आपके सामने पहला ऑप्शन है बाधाओं का समाधान, 2 नंबर है अन्य मार्ग खोजना, 3 नंबर है उद्देश्यों में परिवर्तन और 4 नंबर है उदात्तीकरण। जल्दी से बताइए कि समायोजन की प्रत्यक्ष विधि नहीं है। कौन सी प्रत्यक्ष विधि नहीं है? तो इसके अंदर आपके सामने 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। समायोजन की प्रत्यक्ष विधि उदात्तीकरण नहीं है, यह अप्रत्यक्ष। उसके बाद आपके सामने 54 नंबर प्रश्न है कि किस रक्षा युक्ति में क्रिया के तुरंत बाद प्रतिक्रिया को महत्व दिया जाता है? आपके सामने पहला ऑप्शन है प्रक्षेपण में, 2 नंबर है आक्रामकता में, 3 नंबर है विपरीत मनोरचना में और 4 नंबर है उदात्तीकरण में। जल्दी से बताइए सभी साथी कि किस रक्षा युक्ति में क्रिया के तुरंत बाद प्रतिक्रिया को महत्व दिया जाता है?
तो इसके अंदर आपके सामने 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जो आक्रामकता रक्षा युक्ति है उसके अंदर क्रिया के तुरंत बाद प्रतिक्रिया को महत्व दिया जाता है। अब क्या होता है कि ये 2 प्रकार की होती है, पिछली बार रीट के अंदर ये पूछा गया था। ये 2 प्रकार की होती है कि एक तो होती है प्रत्यक्ष आक्रामक उपाय, दूसरी होती है अप्रत्यक्ष आक्रामक उपाय। जो प्रत्यक्ष होती है उसके अंदर क्या होता है, जैसे आपने किसी को नुकसान पहुंचाया, उसने तुरंत आपको नुकसान पहुंचा दिया, तो वो होती है प्रत्यक्ष आक्रामक उपाय। और दूसरी होती है अप्रत्यक्ष, जैसे आपने किसी को नुकसान पहुंचाया, उसने तुरंत आपको नुकसान न पहुंचाकर कुछ दिनों बाद आपके भाई को या किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाया, आपकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, तो वो क्या होती है अप्रत्यक्ष आक्रामक उपाय रक्षा युक्ति होती है। तो यह 2 प्रकार की होती है, ये आप ध्यान में रखना। उसके बाद में आपके सामने 55 नंबर प्रश्न है कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि अचेतन प्रेरणा और मद व्यसन है, क्या चीज है आपको बताना है। आपके सामने पहला ऑप्शन है अर्जित सामाजिक अभिप्रेरक, 2 नंबर है अर्जित व्यक्तिगत अभिप्रेरक, 3 नंबर है सामूहिक अभिप्रेरक और 4 नंबर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बता दें सभी साथी इसका आंसर क्या होगा कि अचेतन प्रेरणा और मद व्यसन क्या है। अचेतन प्रेरणा और मद व्यसन क्या है, तो इसके अंदर आपके सामने 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जो अचेतन प्रेरणा है और मद व्यसन है वो अर्जित व्यक्तिगत अभिप्रेरक होते हैं, तो इसके अंदर 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 56 नंबर प्रश्न है कि जो बालक जीवन में अत्यधिक सफलता की इच्छा रखते हैं उनमें कौन सी अभिप्रेरणा पाई जाती है। आपके सामने पहला ऑप्शन है उद्दीपन अभिप्रेरणा, 2 नंबर है विरोधी अभिप्रेरणा, 3 नंबर है उपलब्धि अभिप्रेरणा और 4 नंबर है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बता दो सभी साथी इसका आंसर क्या होगा कि जो बालक जीवन में अत्यधिक सफलता की इच्छा रखते हैं उनमें कौन सी अभिप्रेरणा पाई जाती है। तो इसके अंदर आपके सामने 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उनके अंदर कौन सी अभिप्रेरणा पाई जाती है, उपलब्धि अभिप्रेरणा पाई जाती है, जो बालक जीवन में अत्यधिक सफलता की इच्छा रखते हैं। उसके बाद में आपके सामने 57 नंबर प्रश्न है कि एक व्यक्ति गोल्ड मेडल को प्राप्त करने के उद्देश्य से अध्ययन करके परीक्षा पास करता है, इस कार्य में नियत अभिप्रेरणा है। आपके सामने पहला ऑप्शन है सकारात्मक, 2 नंबर है नकारात्मक, 3 नंबर है दोनों और 4 नंबर है दोनों ही नहीं। जल्दी से बताएं कि एक व्यक्ति गोल्ड मेडल को प्राप्त करने के उद्देश्य से अध्ययन करके परीक्षा पास करता है, इस कार्य में नियत अभिप्रेरणा है। तो इसके अंदर आपके सामने 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऐसी अभिप्रेरणा कौन सी होगी, नकारात्मक अभिप्रेरणा होगी। उसके बाद में आपके सामने 58 नंबर प्रश्न है कि अधिगम की कुंजी किसके हाथ में रहती है। आपके सामने पहला ऑप्शन है बुद्धि, 2 नंबर है प्रश्न, 3 नंबर है विकास और 4 नंबर है अभिप्रेरणा। जल्दी से बताएं कि अधिगम की कुंजी किसके हाथ में रहती है। आपके सामने पहला ऑप्शन है बुद्धि के, 2 नंबर है प्रश्न के, 3 नंबर है विकास के और 4 नंबर है अभिप्रेरणा के। तो इसके अंदर आपके सामने 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अधिगम की कुंजी किसके हाथ में रहती है, अभिप्रेरणा के हाथ में रहती है। उसके बाद में आपके सामने प्रश्न है कि कौन सी शब्दावली प्राय अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है। आपके सामने पहला ऑप्शन है पुरस्कार, 2 नंबर है संवेग, 3 नंबर है आवश्यकता और 4 नंबर है उत्प्रेरणा। जल्दी से बताइए सभी साथी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि कौन सी शब्दावली प्राय अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, उनमें से बताना है। जल्दी से बता दो सभी साथी इसका आंसर क्या होगा। तो इसके अंदर आपके सामने 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कौन सी शब्दावली प्राय अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है, तो आवश्यकता को इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद में आपके सामने आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है आपके सामने कि अभिप्रेरणा वर्णित होती है। तो अभिप्रेरणा वर्णित होती है, आपके सामने पहला ऑप्शन है ज्ञानात्मक जागृति द्वारा, 2 नंबर है भावात्मक जागृति द्वारा, 3 नंबर है उपरोक्त दोनों द्वारा और 4 नंबर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बता दो सभी साथी, आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है आपके सामने कि अभिप्रेरणा वर्णित होती है।
तो इसके अंदर आपके सामने 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी प्रेरणा वर्णित होती है तो भावात्मक जागृति द्वारा वर्णित होती है, तो इसके अंदर 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको प्रश्न कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें, और जिन साथियों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको इस प्रकार के वीडियो मिलते रहें। और सभी साथी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके 60 में से कितने प्रश्न सही हुए। और जिन साथियों ने इस वीडियो को अंत तक देखा उनको धन्यवाद। सभी साथियों को शुभ रात्रि। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो के साथ।